नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। आखिर कहाँ गई वो। कृपया कहानी को अंत तक देखिए। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तंग आ गया था वो इस तबादले वाली नौकरी से। कभी इस शहर, कभी उस शहर। कितनी परेशानी होती थी। सारा सामान पैक करना, नया घर ढूंढना। अभी तक तो ठीक था, अकेले था तो जैसे तैसे एडजस्ट भी कर लेता था, पर अब उसे अपने साथ पत्नी को भी तो लाना था। अभी 6 महीने पहले ही शादी हुई थी उसकी। अब तो घर भी बड़ा, सभी सुविधाओं वाला चाहिए था, जिससे पत्नी को किसी चीज़ की परेशानी ना हो। एक जगह भी एडजस्ट होता तब से दूसरे शहर में भेज दिया जाता, फिर नई जगह सबके साथ एडजस्टमेंट। पर इस नौकरी को छोड़ भी तो नहीं सकता था। कोरोना काल खत्म होने के बाद बड़ी मुश्किल से तो रह पाई थी उसकी नौकरी। काफ़ी लोगों की तो छटनी हो गई थी, पर अमन अपने को खुशकिस्मत समझ रहा था कि उसकी नौकरी बच गई। आज वो फिर नए शहर में था। बड़ी मुश्किलों से तो ये घर मिल पाया था उसे। ऑफिस से दूर तो था, पर ठीक ठाक था। बहुत कोशिश की थी उसने आसपास ढूंढने की, पर नाकामयाब रहा। घर मिलने के बाद ही उसने सोचा था कि पत्नी को लेकर आएगा। 2 दिनों बाद पत्नी भी आ गई। दोनों बहुत खुश थे। घर तो अच्छा है, बड़ा भी है, पर आसपास कोई घर नहीं है भी तो काफ़ी दूर दूर है। अमन की पत्नी रेखा ने कहा, कोई बात नहीं, कभी मन करे तो उनके घर चली जाना और अपना परिचय भी दे देना। अमन ने पत्नी से कहा। हफ्ते 10 दिन तो कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। हमेशा की तरह दिनचर्या शुरू हो गई। अमन के ऑफिस जाने के बाद रेखा ने सोचा रसोई का काम समेट लेते हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजी। अभी हमारे यहाँ कौन हो सकता है, हमारी तो अभी किसी से पहचान भी नहीं है। सोचते हुए रेखा दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है। नमस्ते मेम साहब, मैं सावित्री काम के लिए आई हूँ। पता चला यहाँ कोई रहने आया तो काम का पता करने आ गई। आपसे पहले भी यहाँ जो परिवार था उसका काम भी मैं ही करती थी। बहुत अच्छे लोग थे, उनका तबादला हो गया तो वे चले गए। लगातार बोली जा रही थी। बोलो क्या क्या कर लेती हो, रेखा ने पूछा। मैं झाड़ू पोछा, बर्तन और खाने में भी हाथ बटा दूंगी आपका। ठीक है, कल से आ जाना, रेखा ने स्वीकृति दे दी। दूसरे दिन अमन के ऑफिस जाने के बाद कामवाली आ गई। आते ही घर के कामों में ऐसे लग गई जैसे उसके अंदर मशीन फिट हो। और वैसे भी घर के बारे में तो जानकारी थी ही, क्योंकि उस घर में काम कर चुकी थी। रात में रेखा अमन से कहती है, सुनो सावित्री बहुत अच्छी है, आते ही सारा काम संभाल लिया, उसे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आज तो बहुत आराम मिला। रेखा ने पति से पूछा। चलो अच्छा है ना, तुम्हें सहयोग भी मिल जाएगा और थोड़ी देर तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। अभी दोनों सोने की तैयारी कर ही रहे थे कि रसोई में से कुछ खटर पटर की आवाज़ आती महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चकला बेलन पर रोटी बेल रहा हो। रेखा ने अमन से कहा, सुनो, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे रसोई में कोई खाना बना रहा हो। जहाँ तो आसपास कोई घर भी नहीं है जहाँ से ये आवाज़ आए। वो ना हो मेरे किचन से ही आवाज़ आ रही है। रेखा तुम भी ना कुछ भी सोच लेती हो। चलो सो जाओ, कुछ नहीं है, ये तुम्हारा वहम होगा, अमन ने कहा। हो सकता है, सोचकर दोनों सो गए। दूसरे दिन सुबह, सुनो, आज मुझे ऑफिस से लौटने में देर हो सकती है। अगर डर लगे तो काम वाली को बोल देना, तुम्हारे साथ थोड़ी देर रह लेगी, अमन ने कहा। तो रेखा ने ठीक है कहकर अपने लिए नाश्ता लेकर बैठ गई। अभी नाश्ता लेकर बैठी ही थी कि सावित्री आ गई। आओ पहले नाश्ता कर लो, उसके बाद काम शुरू करना, रेखा ने कहा। सावित्री ने वैसा ही किया। नाश्ते के बाद घर का काम करके जाने ही वाली थी कि तभी अमन का फ़ोन आया। सुनो, आज मैं शायद ना आ पाऊँ, काम ज़्यादा आ जाने की वजह से ओवरनाइट काम करना पड़ेगा।
सावित्री को बोलो आज तुम्हारे साथ रह ले। रेखा ने ओके कहकर फ़ोन रख दिया। सुनो सावित्री, आज मेरे साथ ही रुक जाओ, आज साहब नहीं आ पाएंगे। सावित्री तैयार हो गई रुकने के लिए। रेखा ने सावित्री का बिस्तर अपने कमरे में ही लगा दिया था। मोबाइल देखते देखते रेखा की कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। रात में अचानक रेखा को ऐसा लगा जैसे बाथरूम में नल से पानी गिर रहा है। सोचा सावित्री से बोल दूं कि देख के पानी तो नहीं चला है। पर जैसे उसने सावित्री की तरफ करवट बदली, उसने देखा कि सावित्री गहरी नींद में थी। उस समय रात के 2 बज रहे थे। मैं खुद जाकर देखती हूँ, सोचते हुए रेखा बाथरूम की तरफ जा ही रही थी कि पानी गिरने की आवाज़ बंद हो गई। बाथरूम खोलकर देखा कोई नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी कोई बाथरूम से गया हो। बाथरूम का फर्श गीला था, बाल्टी पानी से भरी हुई थी और उसमें पड़ा मग पानी के ऊपर तैर रहा था। रेखा वापस आकर लेट गई, पर आंखों में नींद कहाँ थी। इस अजीबोगरीब घटना से उसकी नींद उड़ चुकी थी। इन्हीं सब बातों के बारे में सोचते हुए सुबह हो गई। सुबह के वक्त थोड़ी झपकी आई ही थी कि चाय लिए हुए सावित्री रेखा के सामने खड़ी थी। मेम साहब उठिए, सुबह हो गई। रेखा ने रात की घटना के बारे में सावित्री को बताया, पर सावित्री ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। रेखा मन ही मन सोचती है, आजकल मुझे कुछ ज़्यादा ही वहम होने लगा है। सुबह अमन घर आ जाता है। आज छुट्टी थी तो अमन ने घूमने का प्रोग्राम बनाया। आज बहुत मस्ती की उन दोनों ने। दिन बीत गया, अंधेरा होना शुरू हो गया था। घर पहुंचने में अभी 5 मिनट का पैदल का रास्ता अभी बचा हुआ था। तभी तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। रात होने की वजह से काफ़ी सन्नाटा था। दोनों के कदमों की गति तेज हो गई। तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका कोई पीछा कर रहा हो। पीछे मुड़कर देखा, गायब होती हुई कोई आकृति दिखाई दी। घर पहुंचकर भी उन दोनों का डर खत्म नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उनके आसपास कोई आकृति घूम रही हो। तेज आंधी बारिश के कारण अमन ने खिड़की बंद करनी चाहिए, पर पता नहीं क्यों अमन को ऐसा लगा जैसे खिड़की को बंद करने से कोई रोक रहा हो। बंद नहीं हो पाई। खिड़की को खुला ही छोड़ उन दोनों ने भगवान का नाम लेते हुए किसी तरह वो रात बिताई। दूसरे दिन सुबह रसोई में काम फैला हुआ था। रेखा सावित्री का इंतजार कर रही थी। सारा दिन बीत गया, सावित्री नहीं आई, कुछ कहकर भी नहीं गई थी। शाम को जब अमन आया तो रेखा ने अमन से कहा, सुनो आज सावित्री नहीं आई, कुछ बताया भी नहीं उसने। चलो चलकर उसकी बस्ती में पता करके आते हैं, उसकी तबीयत तो ठीक है ना। शाम को दोनों उसकी बस्ती में पहुंचकर उसके नाम से उसके घर का पता पूछते हुए पहुंच जाते हैं। एक गंदे और छोटे से कमरे में लंबी लंबी दाढ़ी वाला एक वृद्ध बैठा नजर आया। आप सावित्री के पिता हैं? अमन ने पूछा। हाँ बेटा, तुम कौन? मैं सावित्री के बारे में पूछने आया हूँ। आज वो काम पर नहीं आई, तबीयत तो ठीक है ना उसकी? थोड़ी देर तक तो वो कुछ समझ नहीं पाया, तभी कुछ सोचने सा लगा। वो बोला, आपको कहाँ मिली? मैं कोठी नंबर 514 में किराए पर नया आया हूँ। कोठी का नाम सुनते ही उसे 2 साल पहले की वो घटना आंखों के सामने घूमने लगी कि कैसे उस घर में रह रहे 2 लड़कों ने उसकी इज्जत लूटी थी। फिर उसी घर में सावित्री ने अपनी जान दे दी थी। थोड़ा रुककर बोले, सावित्री मेरी बच्ची तो 2 साल पहले ही मर चुकी है। उसके साथ हुई घटना के बारे में सब कुछ बता दिया। उसकी आत्मा उस घर में भटकती है। वो नहीं चाहती कि उस घर में कोई आए। जो भी आया 15 दिन से ज़्यादा नहीं रह पाया, पर उस घर का मालिक पैसों के लालच में किसी न किसी को घर किराए पर दे देता है। इतना सुनने के बाद तो अमन और रेखा का तो डर के मारे बुरा हाल था और वो सोचने लगे, तो क्या इन दिनों से जो हमारे साथ रह रही थी वो एक आत्मा थी? मेरे साथ जो इंसानी रूप में सोई थी वो आत्मा थी? और वो अजीब अजीब घटनाएं इसीलिए हो रही थी।
अब तो वापस उस घर में जाने की उनकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी। किसी तरह भगवान का नाम लेते हुए और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए उन दोनों ने घर में प्रवेश किया और जल्दी जल्दी अपना सामान बांधने लगे। आज भी वो उस घटना के बारे में सोचकर सिहर उठते हैं।